जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीसी लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको पता है कि सीटेट जो परीक्षा आपकी कंडक्ट होती है उसमें गद्यांश और पद्यांश से हिंदी में 15 नंबर के जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। 15 नंबर गद्यांश और पद्यांश को मिला के और 15 नंबर जो होता है पेडोलॉजी से प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो किस तरीके से आप जो है गद्यांश और पद्यांश को यहाँ पे सॉल्व करेंगे दोस्तों एग्जाम में, उसको लेकर दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे एक गद्य और एक पद्य आपके सामने यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा और तरीका क्या होना चाहिए सॉल्व करने का वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों जो आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि यहाँ पे आपका जो गद्य या पद्य पूछा जाता है उसमें कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि व्याकरण से रिलेटेड होते हैं। अगर आपको बेसिक या व्याकरण का नॉलेज है हिंदी के, तो जैसे आपको समानार्थी हुआ, विलोम हुआ, ठीक है, ये अगर आपको याद है तो फिर आप काफ़ी प्रश्न जो हैं हर एक गद्य या पद्य के आप कम से कम 1 से 2 प्रश्न जो है आप आसानी से बिना पैसेज का यूज किए ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले जो यहाँ पे गद्यांश दिया गया है उस गद्यांश को देखते हैं और उससे रिलेटेड जो प्रश्न है उसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो गद्यांश को दोस्तों सॉल्व करने का जो तरीका है क्या होना चाहिए आपको बता दें। जैसे यहाँ पे गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों में सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प आपको चूज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे जो गद्यांश दिया गया है थोड़ा बड़ा गद्यांश है। ठीक है, तो इस गद्यांश को पूरा पढ़ने के बजाय सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जाए उस प्रश्न को सबसे पहले पढ़िए। ठीक है, सबसे पहले प्रश्न पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गद्यांश से एक प्रश्न हुआ। परपीड़ा शब्द का गद्यांश में प्रयोग के अनुसार अर्थ क्या होनी चाहिए और कौन सा विकल्प गद्यांश के मुख्य भाव के सबसे निकट है। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय जो है दोनों लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे ये आपका व्याकरण बेस्ड प्रश्न है कि इसके लिए आपको गद्यांश पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय जो है दोनों लगा है। उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के शुरू में जो कोई शब्द जोड़ के उसका जो है अर्थ परिवर्तित कर देना ही उपसर्ग होता है, और प्रत्यय जो किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ पे जो सफलता लिखा गया, सफलता, यहाँ पे जो मेन आपका शब्द है वो फल है। ठीक है, इसमें स जो है वो क्या है, उपसर्ग लगा हुआ है और ता जो है यहाँ पे प्रत्यय लगा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय जो है दोनों ही एक ही शब्द में लगे हुए हैं, वो क्या है, सफलता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो एक प्रश्न जो है आसानी से सॉल्व होगा क्योंकि इसमें सिर्फ है आपके व्याकरण बेसिक पूछा गया था। ठीक है, तो उपसर्ग प्रत्यय हुआ, ये सब अगर आपको समझ है पहले से बेसिक व्याकरण के तो फिर आसानी से इसका आंसर जो है वो कर ले जाएंगे। अब चलते हैं यहाँ पे जो पहला प्रश्न है उसको यहाँ पे देखते हैं। कहा गया है कि गद्यांश के प्रारंभ में उद्धृत कथन किसके जीवन का दर्शन बना है। तो यहाँ पे गद्यांश के प्रारंभ में जो भी कथन यहाँ पे दिया गया है वो किसके जीवन का दर्शन बना है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे जो गद्य है उसको पढ़ते हैं। किसके जीवन का दर्शन है, यहाँ पे आप समझ जाएंगे तुरंत। किसी को देखने के लिए आँख की नहीं दृष्टि की आवश्यकता होती। स्वामी विवेकानंद जी का कथन इस महिला के जीवन का दर्शन बन गया है। इसी जीवन दर्शन के सहारे उन्होंने और कठिनाइयों का सामना किया तो दूसरे सफलता का मार्ग ढूंढ लिया और उस पर निर्भरता से बढ़ चली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंबई की रेवती राय की। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो भी बातें की जा रही हैं इस गद्यांश में और रेवती राय के जीवन के बारे में बातें की जा रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सीधा सीधा दिया है हम बात करें मुंबई की रेवती राय की। तो यहाँ पे जिसके जीवन के बारे में सारी चीज़ें कही गई हैं वो कौन है, रेवती राय हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब आसानी से आपको मिल गया कि गद्यांश के प्रारंभ में उद्धृत कथन किसके जीवन का दर्शन बना है, विवेकानंद, असुरक्षित महिलाओं के, संघर्षशील व्यक्ति के, रेवती राय के। तो प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है, बिल्कुल सही। इस तरीके से आप भी आसानी से आंसर दे सकते हैं। दूसरा है प्रश्न यहाँ पे पूछा है, पर पीड़ा शब्द का गद्यांश में प्रयोग के अनुसार अर्थ है। पर पीड़ा, गद्यांश दूसरों की पीड़ा, दूसरों को पीड़ा, दूसरे से पीड़ा, दूसरे में पीड़ा। तो यहाँ पे दूसरों की पीड़ा, ठीक है, पर पीड़ा मतलब दूसरों की पीड़ा से यहाँ पे तात्पर्य। दोस्तों इसके लिए कॉमन सेंस की जरूरत है, बहुत ज़्यादा इसके लिए आपको गद्यांश पढ़ने की जरूरत नहीं है। पर पीड़ा शब्द का अर्थ है दूसरों की पीड़ा।
तो ये भी आसानी से आप इसका भी जवाब दे लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पे 2 प्रश्न सॉल्व किए हैं और उन दोनों प्रश्नों के लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे 2 आसानी से सॉल्व हो गए। ये तो कॉमन सेंस के जरिए और एक जो है आपका जो है व्याकरण से। ठीक है, और एक जो है यहाँ पे गद्यांश से। चलिए अब यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न है उसमें देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। कह रहा है कि कौन सा विकल्प गद्यांश के मुख्य भाव के सबसे निकटतम। तो यहाँ पे गद्यांश के मुख्य भाव का सबसे निकटतम क्या है, चलिए इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखिए यहाँ पे रेवती राय वो महिला जिन्होंने महिलाओं की कठिनाइयों को ध्यान में रखकर केवल उन्हीं सुविधा के लिए फारसी नाम से के प्रारंभ किया। उद्देश्य स्पष्ट था, कामकाजी और जरूरतमंद महिलाओं को अपने शहर में सुरक्षित सफर का भरोसा देना। यह सेवा उन महिलाओं के लिए वरदान साबित हुआ जिन्हें महानगरों में बैठ अपराधी तत्वों का या परपीड़ा में आनंद लेने वाले से प्राय रोज ही जूझना पड़ता है। खतरों और आशंकाओं से भरी सड़क परिवहन की जिंदगी में कदम रखने का निर्णय लेना रेवती के लिए सरल नहीं था, लेकिन कभी कभी विश्वता भी प्रेरणा देती है। ऐसी अवसरों पर आंख नहीं दृष्टि वाला दर्शन प्रेरक होता है। गंभीर बीमारी से जूझ रहे पति के इलाज में सारी जमा पूंजी चूक जाने के बाद रेवती को अपने अस्तित्व के लिए कुछ न कुछ करना था, सो उन्होंने एक कदम या नया रास्ता चुना, कैब के द्वारा महिलाओं को सुरक्षित यात्रा का आश्वासन देना। तो यहाँ पे जो प्रश्न आपका है वो पूछा जा रहा है कि कौन सा विकल्प गद्यांश के मुख्य भाव को हिम्मत और जिंदगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं साहस और खतरे, पहले घर पर फिर बाहर, हिम्मत करे इंसान तो क्या मुश्किल है, हिम्मत और जिंदगी। यहाँ पे दोस्तों हिम्मत और जिंदगी की बात की जा रही है। गद्यांश के मुख्य भाव के सबसे निकटतम जो शब्द है वो है हिम्मत और जिंदगी। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। तो ये तो रहा दोस्तों आपके यहाँ पे कुछ प्रश्न है जो कि गद्यांश से पूछे गए थे। और वहीं पे अब एक यहाँ पे दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपके पास थोड़ा सा कॉमन सेंस है, इसके अलावा आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज है व्याकरण की, तो आप आसानी से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसका आंसर आप यहाँ पे दे पाएंगे। वहीं चलिए हम यहाँ पे एक गद्यांश भी लेके बताते हैं आपको कैसे करना है। तो यहाँ पे गद्यांश को आप एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा गद्यांश नहीं है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि न अवरोध न बाधा कोई। देखिए गद्यांश जो दिया गया उसको देखते हैं। कहा गया न अवरोध कोई न बाधा कहीं, न संदेह कोई न व्यवधान कोई, बहुत दूर से दिशाएं बुलाती हैं, नहीं पथ डगर आज अनजान कोई, दिशाएं निमंत्रण मुझे दे रही हैं, दिगंतर खुला सिर्फ मेरे लिए है, नहीं कुछ यहाँ राह जो रोक पाए, न कोई यहाँ जो मुझे टोक पाए। ठीक है, आगे अजानी हवा में उड़ा जा रहा हूँ, विजय गीत मेरा गगन गाए, हृदय में कहीं कह रहा बात कोई, धारा और गगन सिर्फ तेरे लिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे कह रहा है ना, हृदय में कहीं कह रहा है बात कोई, धारा मतलब धरती या पृथ्वी, गगन मतलब आसमान, सिर्फ मेरे लिए। ठीक, तो और विजय गीत मेरा गगन गाए। यहाँ पे विजय गीत जो गा रहा है कौन गा रहा है, गगन गा रहा है विजय गीत मेरे लिए। ठीक है, अजानी हवा में उड़ा जा रहा हूँ। तो यहाँ पे अब चलते हैं, देखते हैं प्रश्न क्या है। कह रहा है कि कवि को कोई कह रहा है कि, कवि को कोई कह रहा है, कवि को क्या कोई कह रहा है, लक्ष्य अभी बहुत दूर है, अजानी हवा में उड़ो, बाधाओं से दूर रहना चाहिए, धरती और आसमान उसके लिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है ना कि कवि को कोई कह रहा है कि, कवि को कोई कह रहा है। यहाँ पे देखिए अंतिम जो आप यहाँ पे लाइन पढ़ेंगे कि हृदय में कहीं कह रहा बात कोई, धारा और गगन सिर्फ तेरे लिए है। तो इसका दोस्तों यहाँ पे आप आसानी से राइट जवाब दे पाएंगे। सिर्फ थोड़ा समझने की जरूरत है, फिर आपका चाहे गद्य हो चाहे पद्य हो, बहुत ही आसानी से आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो कह रहा है कि कवि को कोई कह रहा है कि धरती और आसमान उसके लिए है। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न तो आसानी से सॉल्व हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, कह रहा है कि यहाँ पे कविता में 2 समानार्थी शब्द एक ही वाक्य में आए हैं, वह वाक्य कौन सा है। एक ही शब्द में 2 वाक्य हैं, तो न संदेह कोई न व्यवधान कोई, अजानी हवा में उड़ा जा रहा हूँ, इसमें तो कोई दुखती न संदेह, यहाँ पे संदेह है और यहाँ पे व्यवधान है, अलग चीज़ें हैं। धारा, धरती और गगन अलग चीज़ें। न अवरोध कोई, न कोई रुकावट है न कोई बाधा। तो दोनों का मतलब चाहे बाधा हो चाहे अवरोध हो, दोनों का ही मतलब क्या होता है, यहाँ पे रुकावट से ही होता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा।
दोस्तों ये भी आसानी से आपका समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, क्या कह रहा है कि दिशाएं कवि को क्यों बुला रही हैं। दिशाएं जो हैं कवि को क्यों बुला रही हैं। संदेह दूर करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, कविता पाठ करने के लिए। बिल्कुल गलत, कविता पाठ करने के लिए दिशाएं नहीं बुला रही हैं, अनजान रास्ते से बचने के लिए। तो यहाँ पे आपके पास दो बचता है, सफलता प्राप्त करने के। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है ना कि दिशाएं जो हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि न अवरोध कोई, न बाधा कहीं, न संदेह कोई, न व्यवधान कोई, बहुत दूर से दिशाएं बुलाती हैं, नहीं पथ डगर आज अनजान कोई, दिशाएं निमंत्रण मुझे दे रहे, दिगंबर सिर्फ खुला तेरे लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो दिशाएं हैं लगातार बुला रही हैं कि ताकि यहाँ पे आपका ताकि सफलता प्राप्त करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे दिशाएं कवि को क्यों। देखिए दोस्तों, आपको करना क्या है, जो चीज़ आपकी कविता या गद्यांश में जो प्रश्न का उत्तर आए सिर्फ आपको वही देना है। ठीक है, अपने मन से यहाँ पे कुछ भी नहीं दे देना है। ठीक है, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो दिशाएं कवि को क्यों बुलाती हैं, सफलता प्राप्त करने के लिए यहाँ पे बुला रही हैं। आगे अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे भिन्न अर्थ वाला शब्द पहचाना। यहाँ पे आपको दोस्तों यहाँ पे बहुत ही अच्छी प्रश्न है। ये प्रश्न कुछ है सिर्फ आपको कॉमन सेंस से सही हो जाएंगे, नहीं तो आपको फिर पैराग्राफ देख लेंगे तो उससे भी हो जाएगा। तो व्यवधान मतलब बाधा, डगर, अवरोध। तो यहाँ पे दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, तीन शब्द जो हैं उसका एक ही अर्थ है। जैसे व्यवधान हुआ, बाधा हुआ और अवरोध, ये सभी क्या है, रुकावट है। जबकि डगर जो है ये रास्ता होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, कवि का विजय गीत कौन गा रहा है। कवि का विजय गीत जो है कौन गा रहा है, दिशाएं गा रही हैं, हवा गा रहा है, आकाश, धरती। तो चलिए इस प्रश्न का राइट जवाब आसानी से खोज लेते हैं। यहाँ पे कवि का विजय गीत कौन गा रहा है, तो यहाँ पे हम आते हैं तो तुरंत हमको ये प्रश्न यहाँ पे आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, विजय गीत मेरा गगन गाए। विजय गीत मेरा कौन गाए, गगन मतलब आकाश गा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आसानी से मिल गया। लास्ट प्रश्न है आज का, और यहाँ पे आसानी दोस्तों आपको देखने के लिए मिल गया होगा कि इसका राइट जवाब क्या होगा, कवि का विजय गीत कौन गा रहा है, आकाश गा रहा है। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा। ठीक है।